मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपनी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। इसमें आज का हमारा विषय होगा विराम चिन्ह। तो आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। अब सबसे पहले हम जानेंगे विराम चिन्ह होते क्या है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो बात करते वक्त यदि हम अपनी जो हमारी धारा प्रवाह है उसका हम लगातार बोलते रहे, अपनी बात को हम लगातार बोलते रहे, ना बीच में रुके, ना अपने भावों को प्रदर्शित करें, तो सामने वाला क्या होगा, उस बात को नहीं समझ पाएगा। तो यदि हम अपनी बातों को सही क्रम में बोलें, सही क्रम से बोलें, तभी क्या होगा, सामने वाला हमारी बातों को आसानी से समझ पाएगा। तो इसलिए जब हम बोलते हैं कोई भी बात, जो बोलने वाला है वो बोलता है, तो बीच में क्या होता है, कुछ शब्दों पे, कुछ वाक्यांशों पर वो क्या करता है, बल देता है, या फिर कहीं रुकता है बीच में, या अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट करता है। तो इससे क्या होता है, जो सामने वाला है वो हमारी बात को आसानी से समझ लेता है। और जब हम अपनी बात को लिखते हैं, लिखकर हम अपनी बात को बता रहे हैं, तो लिखते समय जो भी शब्द हैं, वाक्य हैं, उनमें उतार चढ़ाव, मतलब कहीं रुकना पड़ता है वो अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, तो उतार चढ़ाव व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो वही जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह। समझ में आया कि वाक्य में या भाषा में जहाँ कहीं भी अपनी बातों को बोलते समय थोड़ा बहुत रुकते हैं या अपनी बातों को प्रकट करते हैं, तो उन चिन्हों को उनको प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें बोलते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होगी, विराम चिन्ह की परिभाषा होगी कि किसी भी भाषा को बोलते व लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा बहुत रुकना होता है। किसी भी भाषा को बोलते हुए लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा बहुत रुकना होता है। तो ये जो जहां हम रुक रहे हैं, तो इस रुकावट को संकेत देने वाले चिन्हों का प्रयोग करना। यही चिन्ह क्या कहलाते हैं, यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। समझ में आया कि कोई भी भाषा उसको बोलते समय, लिखते समय जब अपने भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में या अंत में हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। तो उसको जो रुकावट है, जहां भी हम रुक रहे हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। जैसे उदाहरण देखें, कोई भी हम बोले राम घर आ गया, ठीक है,
एक सिंपल वाक्य है कि राम घर आ गया, हम बोलेंगे राम घर आ गया। तो इस तरह से देखो, एक वाक्य है राम घर आ गया। अब ये तीनों जगह सेम वाक्य है, लेकिन जो यहाँ पे हमने चिन्ह प्रयोग किए हैं, इन चिन्हों से इनका जो भाव है वो अलग हो गया। जैसे हम बोलेंगे राम घर आ गया, ये सिंपल वाक्य समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे राम घर आ गया या फिर राम घर आ गया, तो तीनों से मालूम चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, साधारण वाक्य का बोध हो रहा है, इसमें आश्चर्य का हो रहा है, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। तो समान वाक्य है, लेकिन इन चिन्हों के कारण क्या हो रहा है, इनके भाव अलग अलग हो गए। ऐसे भी होता है। अब ऐसे ही है, देखो रामचंद्र से रोको मत जाने, ठीक है। अब इसमें यदि हम ये चिन्ह है यहां लगाएं तो क्या है, रोको मत जाने दो, मतलब किसी को रुकने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब यदि इसको हम यहां लगाएं, रोको मत जाने, तो इससे बदल गया ये कि रोको मत मतलब से रोकना नहीं है, जाने देना है। तो विराम चिन्ह से इसका पूरा क्या हो रहा है, भाव बदल रहा है। तो इस प्रकार अपने भावों को प्रकट करने के लिए जहां भी हम रुकते हैं, रुकने के लिए जिन संकेतों का, जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। तो हमारे जो हिंदी भाषा में है इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है, देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम, ठीक है। अब पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, अब ये है कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो क्या है, पूर्ण रूप से रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है। ये लगभग सब वाक्यों में लगता है, सिर्फ दो वाक्यों को छोड़कर, विस्मयादिबोधक वाक्य और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो दो वाक्य हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। इन दोनों में पूर्ण विराम नहीं लगता, इसके अलावा सभी वाक्यों में क्या होता है, पूर्ण विराम लगता है, जहां पे हम पूर्ण रूप से रुक जाते हैं। जब कोई भी वाक्य खत्म होता है तो वहां क्या लगता है, पूर्ण विराम। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या होता है, पूर्ण विराम की अपेक्षा, उसका पहले चिन्ह देखें, उसका चिन्ह कौन सा है, ये। तो ये होता है पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग
पूर्ण विराम जब होता है वहां पे क्या होता है, पूर्ण रूप से जहाँ पे रुकते हैं वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण विराम की अपेक्षा जहाँ हम थोड़ा बहुत रुकते हैं, थोड़ा कम रुकते हैं, वहां किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का। और अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, अब तीसरा है अल्प विराम। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का लगाते हैं अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग किया गया। समझ में आया कि अर्ध विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। अल्प अपेक्षा, सॉरी बच्चों, ठीक है, कि यदि पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का। और अर्ध विराम से थोड़ा कम रुकना है तो किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। और अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से। सो इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, कॉमा। समझ में आ गया। अब जो चौथा है वो कौन सा है, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब वाक्य में जहां भी प्रश्न किया जाए वहां प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां भी प्रश्न किया जाता है, जैसे मान लो ये शब्द ये है, कब, क्यों, कहाँ, क्या, ये सभी शब्द है, तो इनका प्रयोग करते समय किसका प्रयोग करते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह का, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। समझ में आया। तो जहां भी प्रश्न किया जाए उसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का। अब जो हमारा पांचवा है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब कोई भी हमारे मन का भाव है, चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, तो मन के भाव को प्रकट करने के लिए, जैसे खुशी का है, खुशी, घृणा, शोक आदि। ठीक है, तो इनको प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारे जो मन के भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का। और विस्मय आदि बोधक चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से। समझ में आया। अब जो छठा है वो देखते हैं। अब छठा है योजक
द्वंद्व समास हमने पढ़ा। द्वंद्व समास में तुलना करते समय द्वित्व शब्दों में इस चिन्ह का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका चिन्ह कैसा होता है? इस तरह से, जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे, ठंडा गरम। अभी योजक का प्रयोग शब्द का है, अभी योजक का काम कर रहा है कि दोनों को जोड़ रहा है, या विभाजक का काम कर रहा है कि ठंडा या गर्म। तो इस तरह इसको योजक या विभाजक चिन्ह कहते हैं, जो कि दो शब्दों को या द्वित्व शब्दों को तुलना करते समय इन सब में किसका प्रयोग करते हैं? योजक या विभाजक चिन्ह का। और ये चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके से। अब साथ में देखते हैं निर्देशक। निर्देशक चिन्ह, और ये कैसा होता है? थोड़ा बड़ा, इससे योजक से थोड़ा बड़ा। जब व्याख्या स्पष्ट करनी हो, उदाहरण देते समय इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कि जैसे बोलते ना, जैसे उदाहरण इस तरह से कि कोई भी व्याख्या स्पष्ट करें या कोई उदाहरण दे तो उसका प्रयोग करते हैं हम निर्देशक चिन्ह का, कि उसकी बात को बताने के लिए, या कोई भी संवाद हो उसकी बात। ठीक है, अब 8वां देखते हैं। अब जो हमारा 8वां है वो है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अब देखें कि अवतरण या उद्धरण चिन्ह कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी बात को हम बताना चाह रहे हैं, तो उसकी बात को जो का त्यों कहना, मतलब उसी के शब्दों में जब कहते हैं हम, तो किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का। तो यदि कोई वाक्य है तो उसे करेंगे हम दोहरे उद्धरण में, और यदि कोई भी नाम है, शब्द है, उसे करेंगे हम एक हरे उद्धरण चिन्ह में। तो इसका क्या होता है? किसी के कहे हुए वाक्यों को जो का त्यों कहने के लिए, ठीक है, किसी के कहे हुए जो का त्यों कहने के लिए किसके उस पर करते हैं? दोहरे उद्धरण में, दोहरे उद्धरण चिन्ह में चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये कैसा होता है? इस तरह से। समझ में आ गया? और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम या उपनाम आदि के लिए एक उद्धरण चिन्ह
समझ में आ गया कि किसी की बात को, सॉरी देखो, दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं? किसी की बात को, किसी के द्वारा कही गई बात को, वाक्य को हम उसी के रूप में कहें तो उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये वाला, मतलब दो। और यदि कोई भी किसी का भी नाम है या उपनाम है, उसको करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इकहरा। ये कौन सा होता है? इस तरह से। समझ में आ गया? जैसे देखा, सूर्यकांत त्रिपाठी। अब निराला इनका क्या है? उपनाम। ठीक है, इससे पहले समझ लिया इकहरा उद्धरण चिन्ह। समझ में आ गया? तो यदि किसी की बात को करते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह में, और कोई भी नाम है, उपनाम है, उसे किस में करते हैं? इकहरे उद्धरण चिन्ह में। अब देखते हैं नवा कौन सा है। नवा है विवरण चिन्ह। कोई भी सूचना है, निर्देश है, तो सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह कैसा होता है? इस तरह से। ठीक है, कोई भी सूचना है, निर्देश देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? कोई भी सूचना हो, निर्देश हो, उसके लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? विवरण चिन्ह का। अब जो 10वां है हमारा, वो कौन सा है? कोष्ठक। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर देखो ऐसे भी हो सकता है। तीन तरह से हो सकता है ना ये। तो कोष्ठक कौन कौन से होते हैं? ये वाले तीनों। तो कोई भी कठिन शब्द है, कोई भी शब्द है, उसका अर्थ समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कोष्ठक का। कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए तथा गणित में मैथ्स में प्रयोग करते हैं ना हम लोग कोष्ठक का। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया कि कोई भी शब्द है उसका अर्थ समझाने के लिए या फिर गणित में हम इसका प्रयोग करते हैं? कोष्ठक चिन्ह का। अब जो हमारा 11 है वो कौन सा है? हंसपद। हंसपद। अब हंसपद का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई भी, मान लो हम कोई बात, कोई भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें यदि हमसे कोई शब्द छूट गया, बाय मिस्टेक कोई शब्द छूट गया, तो उस शब्द को बताने के लिए हंसपद का प्रयोग करते हैं कि वो चिन्ह लगाया और ऊपर उस शब्द को लिख दिया। मतलब त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी इसको कह सकते हैं हम। जैसे हंसपद का प्रयोग करते हैं, इसे, इसका चिन्ह देखिए कौन सा होता है। ठीक है, तो इसे एक बच्चों दिखाई नहीं जा रहा। इसे त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है। समझ में आ गया कि कोई भी शब्द गलती से छूट गया तो उसे व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है।
समझ में आया कि जैसे मान लो कोई भी हम बात बोल रहे हैं, उसमें कोई भी हमारा शब्द छूट गया, कोई भी अंश छूट गया, तो उसे पुनः लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और शब्द को ऊपर लिख देते हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। बार बार हमारा संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक चिन्ह, ये कौन सा होता है? मतलब किसी भी बात को संक्षेप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संक्षेप सूचक का चिन्ह, सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, तो आधा लिखा, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया, ठीक है। पंडित हम लिख रहे हैं, तो इस तरह से, समझ में आ गया? तो कोई भी शब्द है उसको संक्षेप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन से चिन्ह को शॉर्ट में देख लें हम? विराम चिन्ह का, विराम चिन्ह कौन सा है? सॉरी, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, और कौन सा हो गया? संक्षेप सूचक, ठीक है, कोष्ठक, विवरण, इस तरह से कुछ चिन्ह हम देख लेते हैं कि इस तरह से चिन्ह है। तो आपको अपनी नोटबुक में चिन्ह की जो विराम चिन्ह इनकी तालिका बनानी है और जो उदाहरण दिए जाए उनके आगे इनके चिन्ह लगाने हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।